गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने मैसूर प्रांत की एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापना के बारे में डिस्कस किया था। ठीक। तो कल हमने मैसूर प्रांत की स्थापना के बारे में ये जाना था कि जो मैसूर प्रांत है वह विजयनगर साम्राज्य के ध्वंस अवशेषों पर विकसित होने वाला एक छोटा सा प्रांत था। ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य जो आपके 1336 ईस्वी में स्थापित हुआ, जिसका पतन तालीकोटा के युद्ध से 1565 ईस्वी में हो गया था। इस युद्ध के बाद जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ तो विजयनगर साम्राज्य कई छोटे छोटे भागों में टूट गया। उन टूटे हुए छोटे छोटे भागों में से एक भाग था मैसूर, और इस मैसूर वाले भाग में स्थापना हुई वाडियार वंश की। किसकी? वाडियार वंश की। वाडियार वंश का संस्थापक जो था उसका नाम है वेंकट द्वितीय। उसने क्या किया? स्थापना किया। इसके बाद राज्य विस्तार करने का काम किसका था? नरसराज और चिक्का कृष्णराज का। तो नरसराज और आपके चिक्का कृष्णराज जो हैं, इन्होंने क्या किया? वाडियार वंश का स्थापना और मैसूर साम्राज्य के विस्तार। इसके बाद आप देखेंगे कि चिक्का कृष्णराज सेकंड नामक एक शासक आएगा, जिसके समय में उसके जो दो मंत्री हैं जिनका नाम है नंजराज और देवराज, इन मंत्रियों के हाथ में संपूर्ण सत्ता का केंद्रीकरण हो जाएगा। फिर आप देखेंगे देवराज शासक बनेगा और नंजराज। नंजराज के समय में एक सैनिक के पद पर नियुक्त होने वाला आपका व्यक्ति जिसका नाम है हैदर अली, इसने अपने आप को काफी मजबूत बनाया और सैनिक के पद से अपग्रेड होते होते ये कमांडर इन चीफ के पद पर पहुंच गया। जब ये कमांडर इन चीफ के पद पर पहुंचा तो इसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से मैसूर रियासत में एक क्षेत्र था जिसका नाम है डिंडीगुल, इस डिंडीगुल नामक स्थान पर एक तोपखाना की स्थापना करी और जो मैसूर रियासत की सेना थी इसका आधुनिकीकरण किया, इसका सशक्तिकरण किया और सशस्त्रीकरण के अंतर्गत इसने इसे आधुनिक हथियारों से लैस बना दिया। ठीक है। सैनिकों को प्रशिक्षण यूरोपियन सैनिकों के माध्यम से दिया गया, जिसके माध्यम से मैसूर क्षेत्र की जो सेना थी उस सेना को भी यूरोपियन तर्ज पर युद्ध करने की संपूर्ण विधियां आने लगी। ठीक है। फिर इसके बाद आपने देखा कि लगातार हो रहे उत्तरी क्षेत्र में स्थापित मराठा शासकों के आक्रमण से मैसूर प्रांत जो है वो प्रभावित होता गया, और मैसूर प्रांत जब प्रभावित हुआ तो वहां का शासक नंजराज जो है वो सत्ता को नहीं संभाल पा रहा था। इस स्थिति पर हैदर अली जो है वो कहाँ आया? मैसूर आया, और मैसूर आकर उसने नंजराज का तख्ता पलट कर दिया। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। चूंकि आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए ये जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपके बेस का काम करेगा, इसके लिए आपको क्या करना है? प्रीवियस क्लास को देख लेना है। ठीक है। फिर इसके बाद आप आज की क्लास से हम देखेंगे कि ये हैदर अली जो है वो 1761 में एक शासक के रूप में संपूर्ण शक्तियां केंद्रित कर लेता है। किसके हाथ में? खुद के हाथ में। और जो आपका नंजराज है, जो वाडियार वंश का शासक है, उसे एक नाम मात्र के शासक के रूप में रहने देगा। ओके। और क्या करेगा? खुद पूरा शासन का उत्तरदायित्व संभाल लिया। किसने? हैदर अली ने। हैदर अली के समय में पुनः मराठाओं के आक्रमण हुए। किसके आक्रमण हुए? मराठाओं के। और आप देखेंगे कि हैदर अली के समय में मराठाओं के आक्रमण हुए 1761 पे, जिसमें हैदर अली प्राथमिक तौर पर तो पराजित हो गया। परंतु आपने कल ये जाना था कि भारत में जब आपके 1761 का टाइम था तब केंद्रीय जो मुगल सत्ता थी वहां पर पानीपत का युद्ध हुआ, और उस पानीपत के युद्ध में मराठे और अफगान जो हैं उनके साथ क्या हो रहा था? संघर्ष। तो मराठा शक्ति जो है वो कहाँ बिजी हो गई? दिल्ली में, मुगल शासकों को आपके नियंत्रित करने के लिए। ठीक है। और जब मराठा शक्ति वहां आपके केंद्रित हो गई तो यहाँ पर जो मैसूर प्रांत है इसके राज्य विस्तार को, इसके क्षेत्र विस्तार को करने का मौका हैदर अली को मिलता है। किसको मिलता है? हैदर अली को मिलेगा। और हैदर अली ने कई क्षेत्रों को मराठों पर आक्रमण कर करके जीत लिया।
और उनके साम्राज्य को जीतने के बाद अपना साम्राज्य क्या कर चुका था, विस्तारित कर चुका था। ठीक है, उसी दौरान आप देखेंगे कि जो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है 1763, कब, 1763, 1763 में मीर कासिम के विद्रोहों का सामना कहाँ करेगी, बंगाल वाले क्षेत्र में। और 1764 में वहां क्या हो जाएगा, बक्सर का युद्ध हो जाएगा। जब वहां पर बक्सर का युद्ध हो जाएगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहाँ बिजी थी, आपके बंगाल में। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि जो आपका मैसूर प्रांत था, उस मैसूर प्रांत के शासक को मौका मिला, यहाँ वाले क्षेत्र में मैसूर प्रांत के शासक कौन, आपके हैदर अली, इसको मौका मिला कि वो इतने से क्षेत्र से इसे एक्सपेंड करता गया, और एक्सपेंड करते करते इसने इस संपूर्ण क्षेत्र में अपने साम्राज्य का क्या कर लिया, विस्तार कर लिया। अब आप देखेंगे कि जब आपके मराठा लोग, कौन, आपके मराठा, ये जो आपके मराठा लोग हैं, ये पानीपत के युद्ध के बाद क्या होंगे, फ्री, है ना, पानीपत के युद्ध के बाद क्या होंगे, फ्री। तो आपको पता होना चाहिए कि मराठा लोग जो हैं वो आपके इस पानीपत के युद्ध में क्या हुए, हार गए। और बुरी तरह से पराजित होने के बाद जब इन पर बहुत अधिक आर्थिक क्षति हुई, तो ये पुनः अपने साम्राज्य के सशक्तिकरण का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो मराठा शक्ति लगातार अपने साम्राज्य के सशक्तिकरण का क्या करने लगी, प्रयास करने लगी। थोड़ा टाइम लग गया किसको, मराठा शक्ति को अपने साम्राज्य का विस्तार और सशक्तिकरण करने में। लेकिन आप देखेंगे कि उस दौरान हैदर अली ने, मैसूर प्रांत का जो शासक है कौन, हैदर अली, उसने क्या कर दिया, साम्राज्य को अपना विस्तारित कर लिया, और बहुत सारे क्षेत्र मराठों के क्या कर लिए, जीत कर अपने क्षेत्र में शामिल कर लिए। ठीक है, अब ये हुआ कि यहाँ से मराठा जो है वो आपके अभी भी कमजोर थे, क्या थे आपके, कमजोर। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ बिजी थी, बंगाल में। और बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिजी रही, तो दोनों का ध्यान इस वाले क्षेत्र पर नहीं। और जब दोनों अपने अपने जगह के मोर्चों से फ्री हुए, यहाँ पानीपत के युद्ध के बाद मराठे फ्री हो जाएंगे, लेकिन ये अपने आप को फिर से रीस्ट्रेथन करने में इनको टाइम लगेगा। और आप देखेंगे कि बंगाल के युद्ध में विजय के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफी मजबूत हो जाती है, क्योंकि इस युद्ध के बाद उसने अवध तथा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को क्या कर लिया था, अपने नियंत्रण में कर लिया। किस संधि के माध्यम से, इलाहाबाद की संधि के माध्यम से। परंतु आप देखेंगे कि यहाँ पर विजय प्राप्त करने के बाद अब जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये संपूर्ण भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित और विस्तारित करने की महत्वाकांक्षा रखती है। और ये जो उसकी महत्वाकांक्षा है, उस महत्वाकांक्षा को वो दक्षिण वाले क्षेत्र में विस्तारित करना चाहती है। तो जब वो दक्षिण वाले क्षेत्र पर आई कि अब हमको क्या करना है, अब उसका विचार है कि वो बंगाल से इस कर्नाटक वाले क्षेत्र को क्या करना चाहती है, कनेक्ट करना चाहती है, जोड़ना चाहती है। तो जब वो यहाँ पर आएगी तो वो यहाँ देखेगी कि यहाँ तो एक नया प्लेयर आ गया है, और ये नया प्लेयर जो है, इसने कई सारे क्षेत्र को जीतकर अपने एक छोटे से टेरिटोरियल रीजन को एक्सपेंड करके बहुत बड़े एक लार्ज टेरिटोरियल रीजन में कन्वर्ट कर लिया। तो उसको यहाँ पर एक नया प्लेयर कौन मिलेगा, मैसूर का शासक हैदर अली। ठीक है, अब यहाँ पर मैसूर के शासक हैदर अली जो एक नए प्लेयर के रूप में उसको मिलने वाला है। अच्छा, मराठे भी यहाँ पर आश्चर्यचकित हो गए कि हम थोड़ा सा क्या बिजी हुए, तुमने तो पूरा समा ही बांध दिया है यहाँ पे, है ना, मतलब तुमने तो पूरा हमारा क्षेत्र ही क्या किया है, जीते पड़े हो तुम। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आई कि इस हैदर अली की इच्छा क्या है, आपके साम्राज्य विस्तार की। और हैदर अली ने ये जो मैसूर प्रांत की स्थापना की है, ये स्वतंत्र प्रांत है। ये कैसा प्रांत है, स्वतंत्र, स्वतंत्र प्रांत है। अर्थात मुगल में जो आपका शाह आलम द्वितीय है, इसका मैसूर प्रांत से कोई नियंत्रण नहीं है। वो मैसूर प्रांत पे अपनी कोई शर्त नहीं थोप सकता। वो पूर्णतः स्वतंत्र प्रांत की क्या है, स्थापना हुई है। जबकि आप इसी क्षेत्र पे जो हैदराबाद रियासत देखते हैं, कौन सा प्रांत, हैदराबाद। इस हैदराबाद प्रांत के अंतर्गत दो क्षेत्र आते हैं, एक है कर्नाटक, ये जो रेड कलर वाला एरिया है ये है कर्नाटक, और दूसरा जो आप एरिया देख रहे हैं ये है आपका उत्तरी सरकार। और ये जो आप पूरा पर्पल कलर से जो एरिया देख रहे हैं ये है पूरा आपका हैदराबाद प्रांत। तो ये हैदराबाद प्रांत जो है वो आपके मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के नियंत्रण में है।
ठीक है। यानी शाह आलम द्वितीय जो है वो आपके हैदराबाद प्रांत के को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। और हैदराबाद प्रांत एक उत्तराधिकारी राज्य है। कैसा राज्य है, उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी राज्य वो राज्य होते हैं जिनको अपने क्षेत्र में केंद्रीय मुगल शासक के द्वारा जारी किए गए आदेशों की पालना करना अनिवार्य होता है। ठीक है। यानी यहाँ पर केंद्रीय सत्ता पर बैठा शाह आलम द्वितीय अगर किसी प्रकार का आदेश जारी करेगा तो उसे हैदराबाद के निजाम को मानना जरूरी होगा। एक और बात कि जब आपने हैदराबाद प्रांत की उत्तराधिकारी राज्य के रूप में स्थापना पढ़ी थी, तब आपने जाना था कि इस हैदराबाद प्रांत के अंतर्गत दो मुख्य क्षेत्र आते थे, जिसमें आपने देखा था क्या, आपका एक रीजन है कर्नाटक और दूसरा आपका है उत्तरी सरकार। ठीक है। इसकी प्रीवियस क्लासेस में हमने 3 एंग्लो कर्नाटिक युद्ध पढ़े थे और आपने ये जाना था कि सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर के बाद, जो कब से कब तक हुआ था, 1749 से 1755 तक। ठीक है। तो ये जब हुआ तो 1755 के बाद यहाँ कर्नाटक वाले क्षेत्र में अर्कोट और त्रिचनापल्ली के युद्ध के बाद यहाँ का नवाब कौन बना आपका, वल्लाजा, जिसका अन्य नाम क्या था, मोहम्मद अली। तो आप देखेंगे कि यहाँ का नवाब बनेगा आपका कौन, वल्लाजा। ठीक है। कर्नाटक का नवाब वल्लाजा, जिसे किस नाम से जाना जाता था, मोहम्मद अली के नाम से भी जाना जाता था। और उसको यहाँ का नवाब बनाने में सहायता किसने की थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में एक शासक है जिसका नाम है वल्लाजा या मोहम्मद अली। ठीक है। जबकि आप देखेंगे कि आपका जो हैदराबाद वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, हैदराबाद वाला क्षेत्र, इसी हैदराबाद वाले क्षेत्र पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से एक व्यक्ति आपका बैठा जो कि हैदराबाद का क्या बना, निजाम। तो हैदराबाद का निजाम कौन था आपका, सलाबत जंग। ठीक है। तो ये सलाबत जंग जो है वो हैदराबाद का क्या रहेगा, निजाम रहेगा, जो किसके सहयोग से बना था, आपके फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से बना था। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ समय बाद सलाबत जंग के साथ पुनः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया था, संघर्ष कर लिया था। और संघर्ष करने के बाद सलाबत जंग से उन्होंने थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में क्या ले लिया था, उत्तरी सरकार ले लिया था। तो आप देखेंगे कि पहले तो ये किसके पास था, सलाबत जंग के पास फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से बैठा। लेकिन बाद में जब तीसरा एंग्लो कर्नाटिक वॉर हुआ तो ये जो उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र है वो किसने ले लिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। तो आप देखेंगे कि इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया हो गया और यहाँ पर कौन आ गई, आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। तो इस सलाबत जंग को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी क्या करनी पड़ती थी, बातें माननी पड़ती थी। परंतु आप देखेंगे कि सलाबत जंग के बाद अगला नवाब जो है वो आपका हैदराबाद प्रांत पे बनेगा आसफ जाह द्वितीय। कौन बनेगा आपका, आसफ जाह द्वितीय। तो आसफ जाह द्वितीय जो है या आसफ जाह सेकंड जो है वो अगला क्या बनेगा, नवाब। और ये जो अगला नवाब बना, इस अगले नवाब की पूरी सत्ता कहां पर होगी, इस हैदराबाद वाले क्षेत्र में और उत्तरी सरकार वाले क्षेत्र पे होगी। परंतु आप देखेंगे कि ये जो आसफ जाह सेकंड है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता और ना ही ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेशों का पालन करना चाहता है। कौन, आपका आसफ जाह सेकंड। तो हम देखेंगे कि इस आसफ जाह सेकंड के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या होने लगे, आपके विद्रोह होने लगे या इन दोनों के बीच में क्या होने लगे, झगड़े। ठीक है। संघर्ष का क्या होने लगा, सामना होने लगा एक दोनों के बीच में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आसफ जाह सेकंड से क्यों युद्ध करती है, ये जो है, ये जो युद्ध की शुरुआत है, यही पृष्ठभूमि पहले आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि को क्या करेगी, तय करेगी। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो आपका ये उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र है इसकी लोकेशन को बहुत ध्यान से देखें। ये जो उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र है वो हैदराबाद के निजाम आसफ जाह सेकंड के कंट्रोल में आता है। जबकि आप देखते हैं कि आसफ जाह के पहले जो भूतपूर्व नवाब था सलाबत जंग, उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था।
परंतु आप देखेंगे कि जब आसफ जाह सेकंड नवाब बना तो उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेशों को मानना या कार्य विधियों को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अब ये जो आपका आसफ जाह सेकंड है, इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर के युद्ध के बाद, किस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद जब 1764 में आपका युद्ध, बक्सर का युद्ध हो गया, इलाहाबाद की संधि 65 में हो गई, तब फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहने लगी आसफ जाह से कि आप मुझे ये उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र दे दीजिए हमको। तो आसफ जाह सेकंड ने कहा कि हम उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र आपको नहीं देंगे, मना कर दिया। और अब यहां पर बात आती है कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये उत्तरी सरकार वाले क्षेत्र को क्यों चाहती है। तो आप यहां पर लोकेशन देखें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका एक क्षेत्र है बंगाल, एक क्षेत्र क्या है, बंगाल। तो अब वो चाहती है कि भारत की ये जो पूरी साउथ इंडिया की कोस्टल टेरिटरी है, यानी तटीय जो सीमा है, इस तटीय सीमा पर बहुत सारा आपके क्या है, बंदरगाह है, और बंगाल से और इन सभी क्षेत्रों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या लेकर जाती है, व्यापारिक सामान लेकर जाती है, और उस माल का आयात निर्यात कहां तक करती है, ब्रिटेन तक करती। और ब्रिटेन से भी लेकर आएगी तो कहां लेकर आएगी, बंदरगाह में लेकर आएगी। तो अब उसका मन है कि यार यदि ये पूरा क्षेत्र हमारे कब्जे में आ जाएगा तो हमें व्यापारिक आयात निर्यात में क्या हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी, हमको टैक्स एक्स भी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, क्योंकि वो तो हमारे नियंत्रण में आएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी इच्छा जो है वो अपने व्यापारिक विस्तार की है। किसकी है, व्यापारिक विस्तार। और इसी व्यापारिक विस्तार के चलते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसफ जाह से कहा कि चूंकि एंग्लो कर्नाटिक वॉर के माध्यम से हमने कर्नाटक क्षेत्र पर अपना कब्जा क्या कर लिया है, स्थापित कर लिया है, लेकिन ये उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र आपके बीच में आता है, जिसके कारण हमें कई प्रकार की व्यापारिक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए आप क्या करिए, इसीलिए आप जो है वो हमें ये उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र हमको दे दीजिए, ठीक है। लेकिन आसफ जाह ने क्या कर दिया, द्वितीय ने इनकार कर दिया। जब आसफ जाह द्वितीय ने इनकार किया तो जो बंगाल का आपका गवर्नर है, कौन है, बंगाल का गवर्नर कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अब भाग कर जाएगा किसके पास, मुगल शासक के पास। किसके पास जाएगा, मुगल शासक के पास। अब ये मुगल शासक के पास गया कौन, रॉबर्ट क्लाइव। अब ये रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जब मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ के पास गया तो बोला ऐसे डराते हुए कि क्यों, इलाहाबाद की संधि करवाए थे ना तुमसे, और क्या कहा था कि अब हम जो जो कहेंगे वैसा वैसा करना। तो तुम्हारा एक उत्तराधिकारी राज्य कहाँ है, हैदराबाद, ठीक है। और ये जो हैदराबाद वाला जो क्षेत्र है इसका गवर्नर जो है वो तुम्हारा क्या है, सबऑर्डिनेट है, तुम्हारा एक क्या है, उत्तराधिकारी है। तो तुम इसको नियंत्रित करते हो, तो एक काम करो, तुम एक आदेश पत्र जारी करो और उस आदेश पत्र या डिक्री को जारी करके हमको उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र दे दो। तो शाह आलम द्वितीय बोला यस सर, आप जैसा बोलेंगे बिल्कुल। तुरंत ऐसे बढ़िया आदेश पत्र को लिखवाया, साइन वाइन सिग्नेचर कंप्लीट। आदेश पत्र कहाँ आ गया, हैदराबाद के नवाब किसके पास, आसफ जाह सेकंड बोला कि दिल्ली के जो शासक हैं, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने आदेश दिया है ना। तो अब ये बेचारा सोचेगा कि कैसे दे दूं, उत्तरी सरकार जैसा इतना बड़ा क्षेत्र कैसे दे दूं। और जैसे ही आदेश पत्र जारी किया गया, ये रॉबर्ट क्लाइव बिल्कुल भगा भगा आया और यहाँ अपना क्या करने लगा, विस्तार करने लगा, ठीक है। बढ़िया अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना के लिए बढ़िया माल वाल डलवाया, बिल्कुल अब बहुत फोर्टिफिकेशन होएगा, आयात निर्यात सब करेंगे, अच्छा बिल्कुल ताम झाम सब कर रहा, कौन, रॉबर्ट क्लाइव। और जब वैसे ही उसने विस्तार करना शुरू किया, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने, आसफ जाह को क्या आने लगी, गुस्सा, है ना। सोचा कि अब हम तुम्हारी मजा तो हम बताएंगे ही बताएंगे, कौन सोचा, आसफ जाह। लेकिन ना मजा बताने के लिए किसकी जरूरत होती है, पैसों की। तो आसफ जाह के पास युद्ध करने के लिए पैसा वैसा नहीं था, ठीक है। आर्थिक संसाधनों की क्या थी, कमी थी, और युद्ध से होने वाली क्षति को भी उठाने में वो सक्षम नहीं था।
तो आसफ जाह ने कहा कि ठीक है यार, अब तुम उत्तरी सरकार क्या कर लिए हो, ले लिए हो, तो लेकिन एक बात तो सोचो कि ये मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आता था। एक काम करो कि आप मुझे क्या कर देना, 7 लाख रुपए पे कर देना। कितने? 7 लाख। तो 7 लाख रुपए पे करना। और एक बात और, कि ये जो मैसूर का शासक है कौन, ठीक है, ये मैसूर का शासक कौन है, हैदर अली, ये हमारे ऊपर क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। तो आप हमको, जब ये मैसूर का शासक हैदर अली आक्रमण करेगा और मेरे इस वाले क्षेत्र पर वो राज्य विस्तार करने की सोचेगा, तब आप मुझे क्या कर देना, सैन्य सहायता दे देना। ठीक है, तो पहला टाइप किसके किसके बीच में हुआ, आसफ जाह सेकेंड और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हो गया। और ये समझौता कितने में तय हुआ, 7 लाख रुपए में क्या मिल गया उनको, उत्तरी सरकार, और क्या मिला, सैन्य सहायता मिलेगी किसको, आसफ जाह सेकेंड को। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जो आपका आसफ जाह सेकेंड है, कौन है आपका आसफ जाह सेकेंड, ये कहां का नवाब है, हैदराबाद का। आसफ जाह सेकेंड जो है वो हैदराबाद का क्या है, निजाम। ठीक है, ये हैदराबाद का क्या है, निजाम। इसके साथ कौन हो गई आपके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये पहला समझौता हुआ। ठीक है, एक और बात आप देखेंगे कि हैदराबाद का जो निजाम है, जिसका नाम क्या है आपका, आसफ जाह, आसफ जाह सेकेंड, इसने आपके मराठों के साथ भी क्या कर लिया, समझौता। तो इसने मराठों के साथ भी क्या किया है, समझौता किया। ठीक है, क्या समझौता किया है कि अगर मैसूर रियासत का शासक कौन, हैदर अली, यदि ये मेरे ऊपर आक्रमण करेगा तो तुम भी क्या करना, मेरी सहायता करना। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि ये जो आपके 3 प्लेयर्स हैं, पहला प्लेयर है आसफ जाह फर्स्ट, दूसरा है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और तीसरा है आपका मराठा। ठीक है, ये तीनों की तीनों शक्तियां एक दूसरे के साथ एक त्रिपक्षीय संगठन बना लिए। यहाँ क्या बना लिया इनने, एक त्रिपक्षीय संगठन बना लिया। और तीनों की जो लड़ाई है या तीनों की जो चिंता है वो है मैसूर साम्राज्य का विस्तार। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसूर साम्राज्य का विस्तार हो रहा है वो तीनों की चिंता का विषय है। ठीक है, मैसूर का शासक हैदर अली जो है वो इनके गले की हड्डी बना बैठा है। ठीक है, और एक और बात कि मैसूर एक ऐसा समृद्ध क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, मैसूर, है ना, एक ऐसा समृद्ध क्षेत्र है जो आपके कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब रीजन में आता है, जहां कोलार हट्टी की सोने की खानें हैं, जहां पर आप देखेंगे कि राज्य विस्तार जब उन्होंने मालाबार तट तक कर लिया है तो मालाबार और कोंकण तट में बंदरगाहों की उपस्थिति है, चंदन की लकड़ी की उपलब्धता है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ का प्लेयर मराठा, यहाँ का प्लेयर हैदराबाद का निजाम, और इस वाले क्षेत्र पर आपकी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तीनों की नजर कहां पर है, मैसूर पर। लेकिन मैसूर का शासक हैदर अली बहुत ही मजबूत है। ठीक है, वो बहुत सशक्त है और वो भी महत्वाकांक्षी। क्या हैदर अली महत्वाकांक्षी नहीं है, है। क्या मराठा महत्वाकांक्षी नहीं है, है। हैदराबाद का निजाम भी महत्वाकांक्षी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो अति महत्वाकांक्षी। सबके सब अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते हैं, और सबके सब अपना साम्राज्य विस्तार कहाँ करना चाहते हैं, मैसूर में ही करना चाहते हैं। मैसूर में क्यों करना चाहते हैं, इसका कारण मैसूर की आर्थिक संपन्नता और समृद्धता होने के साथ साथ रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर उपस्थित होना भी है। ठीक है, क्लियर है। तो आप देखेंगे कि इस कारण से मैसूर पर सबका क्या है, आपकी नजर, और परिणाम स्वरूप जब मैसूर पर सबको अपना डोमिनेंस या आधिपत्य स्थापित करना है तो यही कारण था कि 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए। ठीक है, अच्छा, ये एंग्लो मैसूर में ये आंग्ल शब्द क्या है, तो आंग्ल शब्द का मतलब एक तरीके से हम बात करें तो आपकी अंग्रेज है, क्या है आपका, अंग्रेज, या आप इसका सबसे बड़ा अर्थ लें तो यूरोपीय शक्तियां, क्या ले सकते हैं आप, हाँ। तो आंग्ल यानी वैसे तो क्या है, अंग्रेज,
और मैसूर शब्द का मतलब है कि ये मैसूर रीजियन पर लड़ाई हुई, इसलिए इन युद्धों का नाम क्या पड़ा है, आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ा। यहां तक क्लियर? ठीक। अब आपने यहां पर देखा कि आसफ जाह, हैदराबाद का निजाम सेकंड, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठे एक साथ हो गए और इन्होंने तीनों ने अपना त्रिपक्षीय संगठन बनाया और प्लान बनाया कि हम मैसूर पर आक्रमण करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि इन लोगों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, परस्पर सामंजस्य और समन्वय नहीं था, रणनीतिक वार्ताएं और युद्ध नीति में सही स्ट्रेटजी क्रमबद्ध तरीके से तय नहीं कर पाए। और बिल्कुल मराठा तो सोचे अगर मैं ही पहले आक्रमण करूंगा तो मैं ही पूरा मैसूर जीत लूंगा, तो बिल्कुल मराठा दौड़े दौड़े गए और क्या कर दिया, आक्रमण। किसके ऊपर, मैसूर के ऊपर। तो मैसूर के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। जैसे ही आप देखेंगे कि इस मैसूर वाले क्षेत्र में, कहां पर, इस मैसूर वाले क्षेत्र पे आपके मराठा लोग जो हैं वो अपनी सेनाओं, ये मराठा लोग हैं तो ये मराठा लोग अपनी सेनाओं को लेकर आके खड़े हुए। तो आपके हैदर अली जो है वो बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ है। इसने सोचा कि अब जो है वो मैं क्या करूं, बात ही कर लेता हूं, किससे, माधव राव से। तो मराठा शासक माधव राव से उसने कहा कि आप ये क्या बार बार आक्रमण करते हैं, बार बार आक्रमण करने के बाद एक बार आप आक्रमण करते हो, दूसरी बार हम करते हैं, एक बार आप हमारे यहाँ के टेरिटोरियल रीजन्स को छीन लेते हो, दूसरी बार हम छीनते हैं। आपके युद्ध करने पर आपको भी आर्थिक क्षति होती है और हमें भी, और जब हम युद्ध करते हैं तो दोनों को कुल मिलाकर युद्ध जो है वो कभी भी कोई लाभ नहीं देता, युद्ध कभी भी किसी चीज का कोई लाभ नहीं देता। इवन युद्ध जो होते हैं वो आपको विकास की जो क्रियाविधि होती है या त्रासदी होती है युद्ध की, उसमें कई गुना आप कई सालों क्या हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। तो मैसूर की बात, मैसूर के शासक हैदर अली की बात सुनकर जो मराठा शासक माधव राव था उसने कहा बात तो तुम सही कर रहे हो दोस्त, ठीक है, तो एक बात बताओ, लेकिन इसके पीछे तुम्हारा कोई कारण है, तो तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें छोड़ दिया जाए? कौन ने बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तो हैदर अली बोला कि मालूम है कि नहीं छोड़ोगे, है ना, तो बताइए क्या चाहिए, है ना, कोई क्षेत्र चाहिए? तो बोला हाँ। कौन सा क्षेत्र चाहिए, बोला क्या चाहिए था, मैसूर रियासत के उत्तरी क्षेत्र। अब बताओ मैसूर रियासत के उत्तरी क्षेत्र क्यों मांगेगा, क्योंकि मराठा की शक्ति उसके उत्तरी क्षेत्र में क्या हो जाएगी, विस्तारित हो जाएगी, ठीक है। तो मैसूर रियासत के कुछ उत्तरी क्षेत्र जो है वो किसने ले लिया, आपके मराठों ने, ठीक है। और क्या लिया, कितने रुपए में लिया उसको, 30 लाख रुपए के बदले में ले लिया, किसने, मराठाओं ने। तो अब बताओ कि यहाँ पर जो मराठे थे, जो प्लेयर नंबर क्या थे, इसमें शामिल थे ना, किसके गुट में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो अब मराठों को तो क्या मिल गए, कितने लाख, 30 लाख रुपए मिल गए, वो भी काहे के बिना, बिना युद्ध किए ही। उत्तरी मैसूर प्रांत का क्या मिल गया, उत्तरी क्षेत्र भी मिल गया, मैसूर प्रांत का क्या मिल गया, उत्तरी क्षेत्र भी मिल गया। तो वो तो क्या है, खुश, बोले हम नहीं करेंगे अब तुम्हारे ऊपर आक्रमण, ठीक है। किसने कह दिया, मराठों ने, है ना। अब बात आई कि हैदराबाद के निजाम आसफ जाह द्वितीय को कैसे कन्विंस करें, कौन ने सोचा, आपके हैदर अली ने। तो अब यहां पर बात आई कि हैदर अली ने सोचा कि इनको कैसे कन्विंस करें, किसके, हैदराबाद के निजाम को। तो हैदराबाद के निजाम आसफ जाह द्वितीय की जो उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र था, उस उत्तरी सरकार वाले क्षेत्र पर किसने कब्जा कर लिया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किससे अनुमति लेके, शाह आलम द्वितीय से। तो क्या वो देना चाहता था, उसकी इच्छा थी देने की, नहीं थी, तो उसने जबरदस्ती ले लिया था। तो बोले ठीक है, 7 लाख रुपए में दे दिया था। तो अब ये हैदर अली किसके पास पहुंचेगा, आसफ जाह द्वितीय के पास, और उससे बोलेगा भाई जबरदस्त मूर्ख हो यार तुम, ठीक है। तो बोला कैसे, इतना बड़ा उत्तरी सरकार क्यों खो दिए अपना, है ना, तुमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना आसानी से क्यों जाना दिया। तो वो बोला यार मेरे पास पैसे ही नहीं थे, है ना, युद्ध करने के लिए पैसे होता तो लड़ता, पैसे नहीं थे तो मैंने क्या किया, दे दिया। क्या दे दिया, उत्तरी सरकार। तो हैदर अली बोली चिंता चिंता मत करो, हम तुमको तुम्हारा उत्तरी सरकार क्या करेंगे, वापस दिलाएंगे।
लेकिन ये जो तुम दोनों तीनों लोग जो अपना गुट बना के हमारे ऊपर आक्रमण करने आए हो ना, ये युद्ध मत करो। युद्ध कभी किसी का लाभ नहीं करता, नुकसान ही नुकसान होना। ठीक है, तो मैं तुमको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सहायता करूंगा तुम्हारा उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र वापस दिलाने में। तो ये बहुत ही मन खुश हुआ, वाह ये करके, और बोला ठीक है डन, हैदर अली प्लीज तुम मेरा उत्तरी सरकार क्या कर देना, दिला देना। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये कन्विंस हो गया। अब जब युद्ध करने के लिए कौन आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इसके दो प्लेयर गायब, कौन, हैदराबाद का निजाम और आसफ जाह दुती। ये दोनों वहां युद्ध स्थल पर अपनी सेना लेकर पहुंचे ही नहीं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि अरे ये लोग टाई अप करे थे, कहां भाग गए। ठीक है, तो अपने आप को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या पाया, अकेला। लेकिन आप यहां पर देखें कि जो आपका हैदर अली है उसकी कितनी जबरदस्त कूटनीति है ना, उसने पहले ही दो प्लेयर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, और अब मात्र एक प्लेयर है, कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जहाजी बेड़ा है उस पर बढ़िया धाए धाए गोली चलाएगा, कौन, और भाई हैदर अली की जो सेना है वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रशिक्षित करवाई गई है। ठीक है, तो उसकी सेना बहुत अधिक अत्याधुनिक है, आधुनिकीकृत है, सशस्त्रीकरण बढ़िया, तोप खाना सब बढ़िया है, और तोप चलाने वाले भी बढ़िया ट्रेंड है। तो बढ़िया उनने उड़ाया क्या, अंग्रेजी जहाजी बेड़े को। और जब अंग्रेजी जहाजी बेड़े को उड़ाया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोची कहाँ भागे, भगते जाओ। ठीक है, मैंगलोर पर कब्जा कर लिया। किस पर कब्जा कर लिया, मैंगलोर पर कब्जा कर लिया, किसने, हैदर अली ने। और फिर खदेड़ते खदेड़ते लेके गया कहां तक, फोर्ट सेंट जॉर्ज तक। जो फोर्ट सेंट जॉर्ज उनकी क्या थी, महत्वपूर्ण व्यापारिक कोठी थी, वहां तक लेकर गया। और जब लेकर गया तो वहां पर पहुंचने ही वाला था, कहां पर, मद्रास। तो मद्रास तक पहुंचता उसके पहले ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी घुटने टेक दी और बोली सर माफ करिए, ठीक है, आप जैसा कहोगे हम क्या करेंगे, संधि करने के लिए तैयार। तो यहाँ पर क्या होती है, मद्रास की संधि होती है, और मद्रास की संधि के माध्यम से पहला एंग्लो मैसूर वॉर क्या हो जाता है, समाप्त। ठीक है, तो बढ़िया आपने चटाकेदार कहानी के माध्यम से समझ लिया है, परंतु आपको प्रॉपरली लैंग्वेज में समझना है। ठीक है, तो आगे बढ़ें। चलिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो आपके आंग्ल मैसूर युद्ध है, क्या है आपके आंग्ल मैसूर युद्ध। ये आंग्ल मैसूर युद्ध में अगर हम देखें तो सबसे मेन जो है वो है आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या है आपके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करनी चाहती है। क्या करना चाहती है, और व्यापारिक हितों की रक्षा क्यों करना चाहती है, तो आप देखेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो भारतीय पैसे से ही पूरा कच्चा माल खरीद कर उसको ब्रिटेन लेकर जाना, और ब्रिटेन आयात निर्यात करने के पश्चात उसे बेचकर मुनाफा कमाना है। तो इसके व्यापारिक हितों की क्या है, रक्षा। और व्यापार का आयात निर्यात कहाँ से होता है, आपके तटीय क्षेत्रों से होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बंगाल में और कर्नाटक प्रांत वाले क्षेत्र पर कब्जा करने के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इच्छा उत्तरी सरकार पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करने की थी। परिणाम स्वरूप क्यों, क्योंकि ये संपूर्ण कोस्टल रीजन उसके कब्जे में आ जाता तो व्यापारिक आयात निर्यात में उसे कई गुना लाभ प्राप्त होता। तो आप देखेंगे कि ये जो एंग्लो मैसूर युद्ध हैं उनका मुख्य कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करना है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन व्यापारिक हितों की रक्षा को आपके दक्षिणवर्ती क्षेत्र में सुनिश्चित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई, तो आंसर है युद्ध की नीति अपनाई। किसकी नीति अपनाई, युद्ध की। और जब युद्ध की नीति अपनाई जाती है तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति। क्या कहते हैं, हाँ। तो आप देखेंगे कि इस वाले क्षेत्र में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने प्रत्यक्ष रूप से क्या किया, हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। और इस हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करने से पहले आप यहाँ की राजनीतिक स्थिति में तीन प्रमुख शक्तियों की बात करेंगे। पहली शक्ति जो है वो आपके मैसूर में कौन है, हैदर अली। दूसरा मराठा क्षेत्र में कौन है, आपका शासक माधव राव। और इसके बाद आप देखेंगे हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद वाला जो क्षेत्र है उसे बेसिकली अगर आप देखें तो आप इसे
दो भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है पूरा हैदराबाद, और आप देखेंगे कि इस हैदराबाद में एक क्षेत्र आपका कहलाता है क्या, उत्तरी सरकार, और दूसरा क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, कर्नाटक। तो ये है आपका उत्तरी सरकार और दूसरा क्षेत्र क्या है आपका, कर्नाटक। इन तीन क्षेत्रों से मिलकर आपका क्या बना है, हैदराबाद। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले टाइम जो आपके आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुए थे, उन आंग्ल कर्नाटक युद्ध में हैदराबाद के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सत्ता, अलग अलग आपके शक्तियों के नियंत्रण में थी। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो आपका कर्नाटक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, कर्नाटक क्षेत्र। कर्नाटक क्षेत्र पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही नियंत्रण था, और वहां का शासक कौन था आपका, वल्लाजा। लेकिन आप देखेंगे कि ये हैदराबाद और उत्तरी सरकार वाले क्षेत्र पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से जो आपका निजाम था वो था सलाबत जंग। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, इसके माध्यम से सलाबत जंग को भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और फिर आप देखेंगे या आप देखेंगे कि सलाबत जंग के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो यहां पर नियंत्रण स्थापित हो गया, कहां पर, हैदराबाद में, और उत्तरी सरकार पर भी नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन सलाबत जंग के बाद नया नवाब कौन बना, आसफ जाह द्वितीय, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रित नहीं कर पाएगी। यहां तक का क्लियर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि इसी कारण से इस क्षेत्र में क्या होते हैं, आपके 4 युद्ध होंगे। तो आंग्ल मैसूर युद्धों की कितनी श्रृंखला पढ़नी है, 4। आज जो श्रृंखला है उसका पहला युद्ध पढ़ेंगे। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, 1767 से 1769 के बीच में हुआ। और कहां पर होगा, मैसूर क्षेत्र पे आधिपत्य स्थापित करने के लिए होगा। यहां तक की क्लियर, ठीक। अब एक बात कि ये जो आपका मैसूर वाला क्षेत्र है, इस मैसूर वाले क्षेत्र पर आपके 3 शक्तियां जो हैं वो अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहती। मराठे यहां थे, मराठे चाह रहे थे कि मैसूर हमारे क्षेत्र पे आ जाए। हैदराबाद का निजाम चाह रहा था कि मैसूर हमारे क्षेत्र पर आ जाए। और जो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वह भी चाह रही थी कि मैसूर हमारे क्षेत्र पर आ जाए। तो सबकी नजर मैसूर पर होने का कारण उसकी समृद्धता और उसका वेल्दीनेस होना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मैसूर का शासक हैदर अली और अंग्रेज दोनों ही अपना क्या करना चाहते थे, राज्य विस्तार करना चाहते थे। अंग्रेजों ने इसके लिए क्या किए, कई षड्यंत्रकारी उपाय अपनाए। और उस षड्यंत्रकारी उपाय में है कि वह रॉबर्ट क्लाइव जो है वो डायरेक्टली किसके पास चला जाएगा, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के पास, और उससे एक डिक्री या आदेश पत्र जारी करवाकर आसफ जाह द्वितीय से उत्तरी सरकार का क्षेत्र छीन लिया। यह षड्यंत्र किसने किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। ठीक है, तो षड्यंत्रकारी उपाय आप समझ गए। दूसरा आप देखेंगे कि मालाबार के नायक सामंतों पर हैदर अली का क्या हो गया था, नियंत्रण हो गया था। तो आप देखेंगे कि जो कि कोई भी आपका एरिया होता है उस एरिया को कई क्षेत्रों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो राजधानी कहां पर होती है, केंद्र में। लेकिन जो आपके सुदूर क्षेत्र होते हैं, ये जो आपके सुदूर क्षेत्र हैं जो राजधानी से दूर होते हैं, यहाँ पर सैन्य प्रशासन को और आपके क्षेत्र की बाहरी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए जिनकी नियुक्ति की जाती है उन्हें पॉलीगर्स या नायक सामंत कहा जाता था। तो जब आपके मैसूर प्रांत की स्थापना हैदर अली ने की थी तब उसने देखा था कि ये जो नायक सामंत है वो अपने आप को लगातार स्वतंत्र कर रहे थे। तो उन पर इसने क्या कर लिया, नियंत्रण स्थापित कर लिया। और नियंत्रण स्थापित करके संपूर्ण मैसूर प्रांत की बाहरी सीमाओं को भी सुरक्षित कर लिया। किसने, आपके हैदर अली ने। तो आप देखेंगे कि हैदर अली ने मालाबार क्षेत्र के जो नायक सामंत थे उनको क्या किया है, नियंत्रित किया। तीसरा आप देखेंगे हैदर अली को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मित्रता का प्रस्ताव रखा कि आप हमसे हमारे साथ दोस्ती कर लीजिए। तो हैदर अली ने कहा कि मैं कंप्लीटली सॉवरेन हूं, मैं किसी के साथ कोई मित्रता वित्रता नहीं करना चाहता। तो उसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की मित्रता का प्रस्ताव क्या कर दिया, इनकार कर दिया या ठुकरा दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका यहाँ पर हैदर अली की जो शत्रुता है वो उसके निकटवर्ती शासकों के साथ भी है। जैसे आप देखेंगे कि कर्नाटक में शासक कौन था, मोहम्मद अली, जिसे वल्लाजाह के नाम से भी जानते हैं। उसके साथ उसकी आपसी शत्रुता है। यह भी आपके आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण में से एक है। तभी तो कर्नाटक के नवाब भी क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। तो
अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा संपूर्ण भारत में एक छत्र शासन की है, स्थापित करने की है, और वो अपना क्या करना चाहते हैं, राज्य विस्तार करना चाहते हैं, वो अपना व्यापारिक विस्तार करना चाहते हैं। तो अंग्रेज तो बहुत अधिक क्या है, महत्वाकांक्षी है। इसलिए मैसूर क्षेत्र की समृद्ध होने के कारण भी उनकी नजर है, क्योंकि यहाँ से बहुत अधिक भू राजस्व प्राप्त होगा, आयात निर्यात भी हो जाएगा, सेना भी रख लेंगे, बंदरगाह की उपलब्धता भी हो जाएगी, सोना भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए अंग्रेज मैसूर क्षेत्र पर महत्वाकांक्षी होने के कारण आक्रमण किए। नेक्स्ट जो है वो है हैदर अली का झुकाव फ्रांसीसियों की तरफ होना। तो जब आप देखे थे कि हैदर अली जो है वो अपने सैनिक के रूप में करियर की शुरुआत करता है, तो सैनिक के रूप से शुरुआत करते करते कमांडर इन चीफ के पद तक पहुंचने में उसकी सहायता, और मैसूर की जो सेना है उसके आधुनिकीकरण में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या की थी, सहायता की थी। उनके तोपखाने की स्थापना में, शस्त्रागार की स्थापना में सहायता की। तो जो आपका हैदर अली है उसका झुकाव फ्रांसीसियों की तरफ था। जबकि आप ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि फ्रांसीसी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। तो अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोधी कौन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो स्वाभाविक सी बात है हैदर अली जब फ्रांसीसियों का साथ देगा तो वो तो उसका बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। तो यह भी एक क्या बना, कारण बना, ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध की जो शुरुआत है उसका तात्कालिक कारण यह था कि आपके मालाबार कन्नड़ क्षेत्र पे, कौन से क्षेत्र पर, कन्नड़ तट पर अंग्रेजी जहाज बेड़ा जो था खड़ा था, उसको हैदर अली ने नष्ट कर दिया था, जो युद्ध का क्या बना था, तात्कालिक कारण बना। और 1766-67 में युद्ध की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर के युद्ध का कारण क्या था, या पेपर में आता है कि आंग्ल मैसूर युद्धों के कारणों की सविस्तार व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं और इनका डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया है। अब आप इन पॉइंट्स को समझा पाएंगे कि क्या कारण थे, इनको आप पूरा डिटेल में बता सकते हैं, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या रीजंस थे। इसके बाद आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, कौन सी आपके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद कहां कहां नियंत्रण स्थापित किया, बंगाल में, बंगाल के बाद अवध में, अवध के बाद केंद्रीय मुगल, ठीक है। किस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है। और आप देखेंगे कि एंग्लो कर्नाटिक युद्ध के माध्यम से कर्नाटिक क्षेत्र उसके क्या था, नियंत्रण में ही था, ठीक है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर अपना क्या करना चाहती, बंगाल और कर्नाटिक क्षेत्र को जोड़ना चाहती, ठीक है। और अब वो दक्षिण के क्षेत्र में क्या करना चाहती है, राज्य विस्तार, क्योंकि लगभग उत्तर भारत का क्षेत्र वो जीत चुकी थी, किस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद। और केंद्रीय मुगल सत्ता में बैठा शाह आलम द्वितीय भी उनके नियंत्रण में आ चुका था। तो यहीं से आपकी कहानी शुरू होती है कि 1764 के बक्सर के युद्ध से बंगाल की विजय के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण नियंत्रण कौन से क्षेत्र में हो गया, बंगाल क्षेत्र में हो गया। और मद्रास वाले क्षेत्र में, कर्नाटक के ये उत्तरी क्षेत्र पर आपके मद्रास वाले क्षेत्र में उनका पहले से ही नियंत्रण था, यहाँ है आपका, ठीक है। तो ये आपका मद्रास वाले क्षेत्र पर उनका पहले से ही नियंत्रण क्या हो चुका था, स्थापित हो चुका था। और उनकी व्यापारिक कोठी क्या थी, सेंट फोर्ट जॉर्ज थी, वो यहाँ पर पहले से उपस्थित थी। कर्नाटक वाले क्षेत्र में उन्होंने अपनी कई छोटी छोटी व्यापारिक कोठियों की स्थापना कर चुके थे। अब यहाँ पर आता है कि कर्नाटक का नवाब कौन था, वल्लाजा, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही क्या बनाया था, नवाब बनाया था। और वल्लाजा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, वफादार था। तो जब एंग्लो मैसूर युद्ध होंगे तो मैसूर इसके बाजू में है, किसके, कर्नाटक के। तो एंग्लो मैसूर युद्ध में कर्नाटक का नवाब वल्लाजा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देगा, जबकि वह मैसूर प्रांत के शासक हैदर अली का विरोधी होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, अच्छा एक और बात, चूंकि यहाँ कर्नाटक का नवाब वल्लाजा है, तो वल्लाजा किसके नियंत्रण में है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो कर्नाटक क्षेत्र तो उसके क्या है, पहले से सुरक्षित है, उसकी यहाँ की व्यापारिक किले और कोठियां क्या है, सुरक्षित है। अब इसका मन हुआ कि अब वो क्या करे, इन दोनों क्षेत्र को जोड़ दे, बंगाल से लेकर कर्नाटक क्षेत्र। लेकिन बीच में यहाँ पर आता था उत्तरी सरकार, क्या आता था, उत्तरी सरकार। और उत्तरी सरकार पर जो नियंत्रण था वो किसका था, किसका था, हैदराबाद के निजाम का, किसका था, हैदराबाद के निजाम का। अब एक बात
कि ये जो आप उत्तरी सरकार को देखते हैं, किसको देखते हैं आप? उत्तरी सरकार को। इस उत्तरी सरकार वाले क्षेत्र में 3 आपके क्षेत्र आते हैं, जिनका नाम है, पहला शिकाकोल, क्या है? शिकाकोल। दूसरा राजमुंदरी, तीसरा एल्लौर और चौथा है कोंडापल्ली और गुंटूर। तो ये प्रमुख क्षेत्र जो हैं, इनसे मिलकर क्या बनता है? उत्तरी सरकार। अब इस उत्तरी सरकार पर जो आपके एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स के दौरान शासन स्थापित था, वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से किसका था? सलाबत जंग का था। परंतु आपने देखा था कि तृतीय कर्नाटिक युद्ध के बाद सलाबत जंग को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो अब यहीं पर आप देखेंगे कि उत्तरी सरकार पर नियंत्रण किसका है? सलाबत जंग का। सलाबत जंग ने उत्तरी सरकार तट पर स्थित क्षेत्र को किसकी सहायता से जीता था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में किसके आपके आपके व्यापारिक कोठियां फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हैं। ठीक है, तब सैलाबत जंग ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको नवाब भी किसने बनाया था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही तो बनाया था। तब तो उसने पूरा उत्तरी सरकार उनको गिफ्ट किया था। लेकिन आपने देखा कि बाद में जब आपके बंगाल वाले क्षेत्र से कौन आए? आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। कब? तीसरे एंग्लो कर्नाटिक वॉर में। तो उन्होंने किस पर कब्जा कर लिया? सलाबत जंग पर आपके कब्जा किया। बोला कि हैदराबाद छीन लिया उससे, और उसको डरा धमकाकर उत्तरी सरकार को भी छीन लिया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1758 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी सरकार क्षेत्र से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। किस युद्ध के माध्यम से? तृतीय आंग्ल कर्नाटिक युद्ध के माध्यम से। तो आप देखेंगे कि कर्नाटक वाले क्षेत्र से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई? बाहर। और आप देखेंगे कि उत्तरी सरकार पर पुनः किसके हाथ में आ गया? निजाम के हाथ में। लेकिन सलाबत जंग के बाद नया निजाम कौन बनेगा? आसफ जाह द्वितीय। और इस आसफ जाह द्वितीय जो है, इसे निजाम अली खां के नाम से भी जाना जाता है, जो 1762 ईस्वी में हैदराबाद का निजाम नियुक्त हुआ। कब नियुक्त हुआ? 1762 में। इसे किस नाम से जाना जाता है? निजाम अली खान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए है? उत्तरी सरकार का क्षेत्र। क्यों चाहिए? बंगाल से संपूर्ण कनेक्टिविटी के लिए। बंगाल टू कर्नाटक कनेक्टिविटी करना है तो चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो आपका कौन है? आपका सलाबत सॉरी आसफ जाह द्वितीय। आसफ जाह द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कह दिया? मना, कि हम आपको उत्तरी सरकार नहीं देंगे। तो अब ये रॉबर्ट क्लाइव किसके पास चला जाएगा? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के पास, और उसके साथ षड्यंत्र करेगा। और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय पहले किस युद्ध में हार गया है? बक्सर के युद्ध में। तो अब उसको रॉबर्ट क्लाइव की सारी बातें क्या करनी पड़ेगी? माननी पड़ेगी। तो अब मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के पास में गया, जो कि बक्सर के युद्ध में हार गया था, और उससे उसने कहा कि आप हमें उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र जो है वो हैदराबाद से क्या करिए? शासक से दिलवाइए। आसफ जाह द्वितीय से दिलवाने के लिए कहा। हैदराबाद जो है वो मुगल साम्राज्य के अधीन, केंद्रीय मुगल सत्ता के अधीन क्या था? उत्तराधिकारी राज्य था। तो जब केंद्रीय सत्ता से कोई आदेश जारी किया जाएगा तो वो हैदराबाद के शासक को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आसफ जाह द्वितीय जो है वो मजबूर हो गया, और उसे क्या करना पड़ा? उत्तरी सरकार क्षेत्र किसको देना पड़ेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो आप देखेंगे कि उसने आदेश पत्र जारी किया, और उत्तरी सरकार के अधिकार किसको दे दिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। ये षड्यंत्र किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। अब रॉबर्ट क्लाइव ने जब ये षड्यंत्र किया तो अब गुस्सा किसको आ गया? आसफ जाह को। लेकिन आसफ जाह जो हैदराबाद का निजाम है, इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर आक्रमण नहीं कर सका। तो उसने सोचा कि आक्रमण तो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्या कर लेते हैं? समझौता। तो उसने समझौता किया, और समझौता करके कितने लाख रुपए? 7 लाख रुपए के बदले में उसको उत्तरी सरकार क्या कह दिया? ले लो। ठीक है, तो उत्तरी सरकार लेने के लिए दे दिया, लेकिन उसने बोला कि जब भी मुझे जरूरत होगी तो आप क्या देंगे? आप मुझे सैन्य सहायता देंगे। क्या देंगे आप? सैन्य सहायता। तो मेरे को सेना की जरूरत कब पड़ेगी? जब मैसूर का शासक हैदर अली मेरे ऊपर आक्रमण करेगा, या मराठा के सरदार जो हैं वो मेरे ऊपर क्या करेंगे? आक्रमण। तो आप मुझे क्या करना? सुरक्षा देना। ठीक है, और इसके अलावा फिर आसफ जाह द्वितीय ने पहले से ही मैसूर के खिलाफ, मैसूर का शासक कौन? हैदर अली, इसके खिलाफ इसने मराठों से भी क्या कर रखा था? समझौता कर रखा था। तो हम देखेंगे कि अब 3 शक्तियां साथ में आ गई। पहला है हैदराबाद का निजाम, आसफ जाह सेकंड। दूसरा कौन है? आपके मराठा। और तीसरे हैं आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
तो ये तीनों की इच्छा क्या है? मैसूर को प्राप्त करना। तीनों की इच्छा क्या है? मैसूर को। तो इन्होंने अपना एक क्या बना लिया? गठबंधन। और गठबंधन बनाकर इन्होंने कहा कि अब हम बहुत मजबूत हो गए हैं, हमको क्या करना चाहिए? मैसूर पर आक्रमण करना चाहिए। परंतु इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, परस्पर सामंजस्य और समन्वय की कमी थी, और मराठे जो हैं वो बिना पूछे ही मैसूर पर आक्रमण कर दिए। ठीक है, अब यहां से हुई युद्ध की शुरुआत। तो युद्ध की शुरुआत किसने करी? मराठों ने करी। किसने करी? मराठों ने। सबसे पहले मैसूर पर आक्रमण 1766 में किसने किया? मराठों ने किया। ठीक है, जब 1766 में इन्होंने मैसूर पर क्या किया? आक्रमण, तो हैदर अली ने मराठों से क्या करी? वार्ता, बातचीत की, और बोले कि ये युद्ध जो है इससे कोई फायदा नहीं होता, दोनों पक्षों के नुकसान होते हैं। एक काम कीजिए कि इस युद्ध के बदले में आप मुझे मतलब आपको 30 लाख रुपए देने हैं, उसके बदले में आपको क्या करूंगा? ये जो मेरी हैदराबाद रियासत है इसका उत्तरी क्षेत्र आप ले लो। क्या करूं? आप उत्तरी क्षेत्र आप ले लो। तो उत्तरी क्षेत्र किसको मिल जाएगा? पेशवा माधवराव को। माधवराव को लगा कि हो सकता था कि अगर मैं युद्ध करता तो कुछ ही क्षेत्र मिलता, पर ये तो पूरा की पूरा आधा मैसूर दे रहा है। क्या दे रहा है? आधा मैसूर। तो आधा मैसूर मिलने के कितने रुपए में मिल गया उसको? 30 लाख रुपए के एवज में आधा मैसूर मिल गया, पूरा उत्तरी मैसूर। तो सोचा इससे अच्छा फायदे का सौदा नहीं हो सकता। उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया माधवराव ने, और उसने युद्ध में भाग नहीं लिया। परिणाम स्वरूप मराठे क्या हो गए? निष्पक्ष। किस युद्ध से? आंग्ल मैसूर युद्ध में पहले मराठे अब भाग नहीं लेंगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अब बारी आई आपके हैदर अली की, किसको अपने पक्ष में लाने की? हैदराबाद के निजाम। तो उसने हैदराबाद के निजाम से कहा कि यार तुम तो हैदराबाद के क्या हो? ओरिजिनल शासक हो, ठीक है, सब कुछ तो ये हैदराबाद क्षेत्र पर तुम्हारा क्या होना चाहिए? नियंत्रण। पर तुम सोचो कि तुम्हारा ये वाला क्षेत्र कौन सा? उत्तरी सरकार। ये जो तुम्हारे नियंत्रण पे था, इसको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया? छीन लिया। तो अब मराठाओं को अपने पक्ष में लेने के बाद हैदराबाद के निजाम से बात करना आरंभ किया, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ निजाम का साथ देने का वादा किया। किसने? हैदर अली ने। और उससे कहा कि मैं उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र आपको क्या करूंगा? वापस दिलवा दूंगा। तो आप देखेंगे कि दूसरा जो आपका पक्ष था या प्लेयर था, जो आपके एंग्लो मैसूर वॉर में भाग लेने वाला था, उसे भी निष्पक्ष करके अपने तरफ शामिल कर लिया। किसने? हैदर अली ने। अब आप देखेंगे कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कौन हो गया? आपका विरोधी हो गए। कौन? मराठा भी विरोधी हो गए, और हैदराबाद का निजाम भी क्या हो गया? विरोधी हो गया। ये दोनों किसके पक्ष में चले गए? हैदर अली के पक्ष में चले गए। तो अब जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होगी? अकेली पड़ जाएगी। कहां पर? युद्ध स्थल में। तो युद्ध स्थल को छोड़ने का निश्चय करेगी। क्या करेगी? युद्ध स्थल को छोड़ने का निश्चय करेगी। ठीक है, कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आपके युद्ध स्थल को छोड़ने का निश्चय करेगी, मैसूर का शासक हैदर अली कहेगा कि कैसे छोड़ दे तुमको, ठीक है, अब तो युद्ध तुमको लड़ना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ब्रिटिशर्स की सेना को क्या करेगा? बुरी तरह पराजित करेगा, और पराजित करते करते कहाँ पहुंच जाएगा? मद्रास। मद्रास जो उनका क्या था? सबसे मुख्य व्यापारिक कोठी थी, और उनकी मेन जो क्षेत्र था उनका क्या था? मद्रास ही था। अगर मद्रास तक पहुंच जाते तो फिर उनको अधीनता क्या करनी पड़ती? स्वीकार करनी पड़ती। तो यहाँ पर अब जो है वो मद्रास पर हैदर अली ना पहुंच पाए, इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तुरंत ही हैदर अली को क्या कर दिया? संधि का प्रस्ताव दे दिया। और यह संधि जो है वो आपके मद्रास की संधि के नाम से जानी जाती है। क्या होती है? मद्रास की संधि के नाम से। इस संधि के तहत दोनों के विजित क्षेत्रों को वापस किया गया। क्या किया गया? यानी मैसूर के शासक जो थे उन्होंने आपके जिन क्षेत्रों को जीता था वो वापस करने पड़े, और जो आपके अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी क्षेत्र थे उनको क्या किया? वापस किया। तो दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? क्षेत्रों को वापस किया। इस संधि की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि अब मैसूर के शासक पर किसी भी प्रकार के आक्रमण होते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या देगी? सैन्य सहायता देगी। अच्छा, युद्ध में कई लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? युद्धबंदी बना लेते हैं। तो दोनों ने एक दूसरे के युद्धबंदियों को क्या किया? वापस करने का भी निश्चय किया। तो ये है आपके मद्रास की संधि। कब हुई? 1769 में। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किसके माध्यम से हुई?
मद्रास की संधि के माध्यम से। शुरुआत कब हुई थी? 1766 में। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें जान ली है। अब आपने ये भी जान लिया कि अब हम इसका पूरा फाइनली सारांश देखने वाले हैं। तो सारांश में आप देखेंगे कि यूरोपीय शक्तियां कौन? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और हैदर अली भी क्या करना चाह रहा था? अपना राज्य विस्तार। इसीलिए प्रथम क्या हुआ था? आंग्ल मैसूर युद्ध। हैदर अली को डिंडुगुल में तोपखाने की स्थापना में किसने सहयोग किया था? फ्रांसीसियों ने। इसलिए हैदर अली का झुकाव किसकी तरफ था? फ्रांसीसियों की तरफ था। और ब्रिटिशर्स के उसके क्या था? वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। तात्कालिक कारण क्या था? कन्नड़ तट। ये जो आपका कन्नड़ तट है, यहाँ पर अंग्रेजी जहाजी बेड़े क्या थे? खड़े थे, जिनको हैदर अली ने क्या किया? नष्ट किया। तो ये तात्कालिक कारण है किसका? प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध। अब आप देखेंगे कि इस एंग्लो मैसूर युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करता है जनरल स्मिथ। कौन है आपका? और हैदर अली तो खुद ही सैन्य कमांडर था, कमांडर इन चीफ। तो आपके मैसूर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? हैदर अली ने किया। और यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का जनरल स्मिथ। फिर इसने क्या छीना था इनसे? मैंगलोर। और आपके कहां तक पहुंच गया? मद्रास तक। बाद में मद्रास की संधि से मैंगलोर क्या करना पड़ेगा? वापस देना पड़ेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। फिर इसके बाद है कब से कब तक लड़ा गया था? वही 1766 से शुरू हुआ था, लेकिन मराठे न्यूट्रलाइज हो गए थे। तो 67 से 69 तक क्या चला? युद्ध चला। और युद्ध समाप्त कब हुआ? इन कारणों को आप लोग पढ़ चुके हैं, युद्ध के कारण। तो युद्ध के कारण मैंने प्रारंभ में ही समझा दिए थे। अब आपका है घटनाक्रम। क्या है आपका? घटनाक्रम। ये युद्ध जो था वो अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। किसका परिणाम था? आक्रामक नीति का परिणाम था। और आप देखेंगे कि हैदर अली जो है, इसने अंग्रेजों को क्या दिया? करारा जवाब। इसके उद्देश्य से उसने सबसे पहले किसको न्यूट्रलाइज किया था? मराठों को, और फिर निजाम को। तो इनसे उसने क्या कर ली? संधि। और संधि करके फिर उनके जो संयुक्त मोर्चे थे, उस संयुक्त मोर्चे को क्या कर दिया? विफल। ठीक है। अब यहाँ पर जब आपके कर्नाटक वाले क्षेत्र पर आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? आक्रमण किया। मैसूर रियासत पर क्या किया? आक्रमण। तो इस मोर्चे के 2 लोग जो हैं वो पहुंचे ही नहीं। तो अंग्रेज क्या हो गए? पराजित। ठीक है। लेकिन युद्ध की शुरुआत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने मैसूर वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो 2 क्षेत्र जीते थे। कितने क्षेत्र जीते थे? 2। पहला क्षेत्र का नाम है तिरुवनमलई। क्या है आपका? तिरुवनमलई। और दूसरा क्षेत्र है आपका संगम। इस वाले क्षेत्र को उन्होंने जीता था। ठीक है। बाद में आपने देखा कि आपके जो हैदर अली है, उसने क्या जीता था? मंगलौर। और मंगलौर से लेकर आपके कहां तक का क्षेत्र? मद्रास तक का। ठीक है। ये क्षेत्र आपका किसने जीत लिया था? हैदर अली ने। तो हैदर अली आपके क्या वापस करेगा? मंगलौर से लेकर मद्रास तक का क्षेत्र। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध के बाद इन्हें क्या वापस करेगी? तिरुवनमलई और संगम क्षेत्र, जो उन्होंने प्रारंभ में क्या किए थे? जीते थे। क्योंकि आपने अभी मद्रास की संधि डिस्कस की और उसमें लिखा था कि युद्ध में विजित क्षेत्रों को दोनों जन ने जो एक दूसरे के कब्जा किए थे वो क्या करेंगे? वापस। तो आपको नाम पता होना चाहिए कि क्या क्षेत्र एक्सचेंज हुए थे। तिरुवनमलई और संगम उनने जीता था, तो वो वापस करेंगे किसको? हैदर अली को। और हैदर अली ने मैंगलोर से लेकर मद्रास तक का क्षेत्र जो जीता था, वो हैदर अली वापस करेगा किसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ? युद्ध हुआ। और आपकी क्या हुई? मद्रास की संधि। तो युद्ध का समाप्ति किस संधि से हुई? मद्रास की संधि से। कब हुई? सारे विजित प्रदेश क्या करेंगे? वापस लौटा दिए जाएंगे। यानी संगम क्षेत्र और तिरुवनमलई क्षेत्र कौन को वापस किया जाएगा? हैदर अली को। और मंगलौर जो है, और किसको वापस किया जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और अब क्या बोलेंगे कि दोनों जन एक दूसरे को किसी भी बाहरी शक्ति के आक्रमण के समय में क्या देंगे? सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि 1769 की मद्रास की संधि के बाद ही मराठाओं ने पुनः आपके मैसूर क्षेत्र पे आक्रमण कर दिया। कब किया? 1771-72 पे। तो जो आपके पेशवा माधव राव ने आक्रमण किया, तब किसको सहायता करनी चाहिए थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्योंकि उन्होंने इस संधि में कहा था कि हम क्या करेंगे? सहायता करेंगे एक दूसरे को। लेकिन हैदर अली का इन लोगों ने सहायता नहीं की। और आप देखेंगे कि मद्रास की संधि का उल्लंघन ही सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का क्या बन जाएगा? कारण बन जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आज आपका पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ समाप्त। कल की क्लास में हम सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू।